हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन के बारे में। नेसोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन कॉमन प्रोसीजर होता है जो हम आईसीयू में और वार्ड में परफॉर्म करते हैं, और ये जितना ही कॉमन प्रोसीजर होता है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो सारी पॉइंट को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। सो नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन को डिस्कस करने से पहले नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे पहले, देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड द प्रोसीजर। ओके, पहले ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्यूब के बारे में हम जान लेते हैं कि ट्यूब कितने टाइप्स की होती है और कैसे कैसे हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ओके, सो नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन में हमें सबसे पहले नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारा मेन आर्टिकल है इस प्रोसीजर का। ओके, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब में जो इंट्यूबेशन होता है उसमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का हम यूज करते हैं, जो कि एक थिन प्लास्टिक की ट्यूब होती है। कैसी? प्लास्टिक एक थिन ट्यूब होती है जो कि हम कैसे थ्रू द नोस्ट्रल ऑफ पेशेंट के नोस्ट्रल से इसोफेगस टुवर्ड्स इसोफेगस डाउन टू द स्टमक तक हम इंसर्ट करते हैं। यानी ये एक ऐसी प्लास्टिक की ट्यूब होती है जो हम स्टमक तक इंसर्ट करते हैं थ्रू द नोस्ट्रल ऑफ द पेशेंट फॉलोड बाय इसोफेगस। हम कहाँ तक इंसर्ट करते हैं? स्टमक तक इंसर्ट करते हैं। अच्छा, इस ट्यूब को इंसर्ट करने का बहुत सारे रीजंस पर्पसेस होते हैं। जो स्पेसिफिक हमारे पर्पस हैं वो हम आगे फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। अभी इतना हम समझते हैं कि ये हम इंसर्शन कर क्यों रहे हैं। इंसर्शन बेसिकली क्यों कर रहे हैं? ऐसे पेशेंट जो अनकॉन्शियस है, जो ओरली जिनको अलाउड नहीं है या फिर ओरली जो पेशेंट नहीं ले पा रहे हैं, उन पेशेंट में हमें एक ट्यूब डालनी होती है, जिस ट्यूब से हम क्या करते हैं, पेशेंट को फीड कराते हैं। ठीक है, यानी खाना देने के लिए, यानी कुछ स्टमक में देने के लिए हम यूज कर रहे हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जिनका कोई किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो या फिर कोई पॉइजनिंग हो रखी हो और उससे हमें एब्डोमिनल कंटेंट को बाहर निकालना, यानी एब्डोमिनल कंटेंट को निकालने के लिए या फिर एब्डोमिन में कंटेंट देने के लिए, इस दोनों ही पर्पसेस के लिए हम इस ट्यूब का यूज करते हैं। यानी गैस्ट्रिक लवास के लिए, गैस्ट्रिक गवास के लिए हम इस ट्यूब का यूज करते हैं। स्पेसिफिक पर्पसेस हम आगे पढ़ेंगे, जो इंडिकेशन पे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो अभी इतना समझ लीजिए कि गैस्ट्रिक लवास और गवास के लिए हम इस ट्यूब का यूज करते हैं। इस ट्यूब को फर्दर हम और नेम से जानते हैं, जिसको हम राइस ट्यूब बोलते हैं या आरटी बोलते हैं या एनजी ट्यूब बोलते हैं। ये सारी ट्यूब से हम कॉमनली इसको डिनोट करते हैं। ओके, हमारे पास एक होती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और एक होती है हमारे पास ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब, जिसे हम ओजी ट्यूब बोलते हैं। ओजी ट्यूब बेसिकली क्या होती है? किसी भी कंडीशन की वजह से या किसी पैथोलॉजी की वजह से जब हम नेजली पेशेंट में एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं कर पाते हैं तो हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फेशियल ट्रॉमा हुआ है, नीजल ट्रॉमा हुआ है, नीजल सर्जरी हुई है या एपेटेक्सिस है पेशेंट को, ऐसी कंडीशन में हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब का यूज करते हैं। प्रीफर हम नेजोगैस्ट्रिक करते हैं। नेजोगैस्ट्रिक क्यों प्रेफर करते हैं? एक तो इजीली इंसर्ट हो जाती है, दूसरा पेशेंट अगर कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस है तो बाइट करने का चांसेस रहता है ओरोगैस्ट्रिक में। दूसरी चीज है, अल्टर्ड पेशेंट है तो भी बाइट करने का चांसेस रहता है। नेजोगैस्ट्रिक में एक तो इजीली वो इंसर्ट भी हो जाती है, सेकेंडली क्या होता है, थोड़ी फिक्स रहती है, एक पैसेज में वो फिक्स रहती है। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब में क्या होती है, हमें गुडल एयरवे पहले उसमें पुट करना होता है माउथ में, देन उसके अंदर से हमें ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करनी होती है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सीधे हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जब हम यूज करनी होती है, हम नेजल कैविटी से सीधे हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ओरोगैस्ट्रिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपैरेटिवली हम अगर नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन की बात करें तो। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर नेजोगैस्ट्रिक करते हैं। अदरवाइज तो अगर कोई प्रॉब्लम है, नेजल कैविटी में प्रॉब्लम है या पेशेंट की कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी है, तो हम ओरोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें नेजोगैस्ट्रिक ही करना है, बट प्रेफर हम नेजोगैस्ट्रिक करते हैं। ओके, सो हमने देख लिया कि राइस ट्यूब बोलते हैं, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में भी देख लिया। अब इसमें हम टाइप्स देख लेते हैं, कौन से दो टाइप्स होते हैं हमारे। एक तो लैमिन ट्यूब होती है, एक सैल्मन ट्यूब होती है। सैलम ट्यूब और लेमन ट्यूब। सैलम ट्यूब जो होती है वो सिंगल ल्यूमेन होती है, यानी उसमें एक ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, जबकि सैलम ट्यूब में दो ल्यूमेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ डायग्राम दिखा देती हूँ। लेमन ट्यूब कॉमनली आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल में, कॉमनली हर जगह अगर आप एनजी ट्यूब को अगर देखेंगे तो आपको लेमन ट्यूब देखने को मिलेगी, जो कि सिंगल ल्यूमेन होती है, यानी एक सिंगल ट्यूब होती है, सिंगल ल्यूमेन होती है। जबकि सैलम ट्यूब क्या होती है? डबल ल्यूमेन होती है। आपको देखिए यहाँ पे दो ल्यूमेन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये दो ल्यूमेन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ब्रॉड साइड होता है, जिसमें क्या होता है, हम सक्शनिंग कर सकते हैं और जो भी हमें फीड कराना है फीड कर सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस ब्रॉड जो पोर्शन होता है या जो ल्यूमेन होता है उससे हम कर सकते हैं। जबकि एक हमारे पास ये पोर्ट होता है, इसमें ग्रीन हो रहा है, ग्रीन कलर का इसमें डिनोट किया गया है, कहीं कहीं ब्लू कलर का, मेनली ब्लू कलर का देखने को मिलता है, जिसको हम एयर वेंट कहते हैं। ये एयर वेंट बेसिकली क्यों प्रेजेंट होता है? एक तो आपको समझ में आ गया, जो ब्रॉड वन है वो किसके लिए यूज हो रहा है, जो हमारा सक्शनिंग है बेसिकली उसके लिए यूज हो रहा है। सेकंडली हमारा फीडिंग वगैरह के लिए, मेडिसिन के लिए यूज हो रहा है। जबकि एयर वेंट वाला किस लिए यूज होता है? एयर वेंट इसलिए यूज होता है, जैसे मान लीजिए हम सक्शनिंग कर रहे हैं, कोई पेशेंट इसका कंटिन्यूअस सक्शनिंग पे है, तो उसमें एयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए एयर वेंट का यूज होता है। ऐसे पेशेंट में हम ये वाली सैलम ट्यूब का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सैलम ट्यूब क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे उसको मेंटेन करके रखता है, एब्डोमेन के प्रेशर को मेंटेन, सॉरी स्टमक के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। स्टमक का जो एटमॉस्फेयर है, प्रेशर है जो, उसको मेंटेन करके रखता है। इस एयर वेंट में कभी भी मेडिसिन, सक्शनिंग कुछ भी नहीं करना है, मेडिसिन नहीं देना है, फीड नहीं देना है, सक्शनिंग इससे नहीं करना है। जो भी हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो ब्रॉड ल्यूमेन है उससे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी ट्यूब्स के बारे में, कौन सी ट्यूब है, लेमन ट्यूब है और सैलम ट्यूब है। ठीक, उसके बाद
एनजी ट्यूब इज मेंट टू बी यूज फॉर द ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए यूज होता है। प्रोलॉन्ग यूज अगर हम एनजी ट्यूब का करते हैं तो वो साइनोसाइटिस कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, अल्सरेशन कॉज कर सकता है, ये सारी चीजें कॉज कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन तो मेनली कॉज हो सकता है क्योंकि एक फॉरेन बॉडी की तरह हमने इंसर्ट कर रखा है, फॉरेन बॉडी को इंसर्ट कर रखा है, ऑब्वियस है उसमें सिक्रीशंस प्रेजेंट होंगे, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, तो इन्फेक्शन हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। नियर बाय साइनसेस होते हैं हमारे, तो साइनोसाइटिस तो कॉमनली हो सकता है ऐसे पेशेंट को। ठीक है, राइस ट्यूब जो होती है जिसको हम एनजी ट्यूब बोलते हैं या नेसोगेस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं, वो कोटेड होती है रेडियो ओपेक लाइन से। रेडियो ओपेक लाइन जो होती है वो राइस ट्यूब के ऊपर, यानी ये हमारी राइस ट्यूब है, उसमें एक लाइन प्रेजेंट होती है। अगर आप देखेंगे तो उसमें एक लाइन प्रेजेंट होती है जो कि रेडियो ओपेक होती है, क्योंकि राइस ट्यूब जब इंसर्ट करते हैं तो उसका कंफर्मेटरी जो हमारा टेस्ट होता है वो हमारा एक्सरे होता है। एक्सरे कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट होता है? क्योंकि ये जो एक्सरे होती है वो रेडियो ओपेक लाइन को डिटेक्ट करती है और ये आइडेंटिफाई करती है कि जो हमारी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो कहां तक हमने इंसर्ट किया है। ठीक है, उसका पोजीशनिंग क्या है ये, तो मैंने क्या बताया, राइस ट्यूब इज कोटेड विद रेडियो ओपेक लाइन टू फैसिलिटेट इट्स आइडेंटिफिकेशन बाय एक्सरे। एक्सरे से ये आइडेंटिफाई होती है कि कहां पे राइस ट्यूब जो है वो इंसर्ट हुई है, कि ऐसा तो नहीं है हमारा एयर में चला गया है, इसोफेगस में गया है कि नहीं गया है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये रेडियो ओपेक लाइन प्रेजेंट होती है। कंफर्मेटरी टेस्ट जो होगा, ये रेडियो ओपेक लाइन जो होती है, एक्सरे से रेडियो ओपेक लाइन को आइडेंटिफाई करना, यही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे और भी मेथड होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लेसमेंट ऑफ राइस ट्यूब, लेकिन कंफर्मेटरी आप याद रखिए एक्सरे होता है। ठीक है, देन जो इंडिकेशन हमने बताया ना, मैंने बताया कि इंडिकेशन पढ़ने वाले, तो इंडिकेशन में हम थेरेपेटिक इंडिकेशन पढ़ेंगे और डायग्नोस्टिक इंडिकेशन पढ़ेंगे। तो थेरेपेटिक इंडिकेशन, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, इवैल्यूएशन, मतलब फाइंड आउट करना या इवैल्यूएट करना जीआई ब्लीडिंग को, किसी तरह का अपर जीआई ब्लीडिंग है उसको इवैल्यूएट करना। गैस्ट्रिक फ्लूइड कंटेंट, जो भी हमें जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एस्पिरेट करके हम उसको भी चेक कर सकते हैं, उसका कलर, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि एब्डोमेन में कैसा कंटेंट है, उसके लिए भी ये भी एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को इंसर्ट करना, रेडियोग्राफिक जो हमारे जैसे बेरियम है, बेरियम सोलो होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, उससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये भी एक तरीके से रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम एनजी ट्यूब का यूज करते हैं। थेरेपेटिक अगर इंट्यूबेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद रिलीफ करने, बाउल रेस्ट जो होता है, जो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें हम यूज करते हैं। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है टू, इसमें कैसे यूज करते हैं, टू डीकम्प्रेस द स्टमक, रिलीव द पेन एंड प्रेशर फ्रॉम द फ्लूइड एंड गैस बिल्डअप एंड कीप द स्टमक एम्प्टी, स्टमक को एम्प्टी करने के लिए। और जो भी स्टमक में जो फ्लूइड है, जो गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हमें क्या करने के लिए, उसको उससे रिलीव करने के लिए, पेशेंट जो उससे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उससे स्टमक को एम्प्टी करने के लिए हम यूज करते हैं। थेरेपेटिक यूज में हम पढ़ते हैं इसको। एस्पिरेशन के रिस्क को डिक्रीज करने के लिए, गैस्ट्रिक कंटेंट के एस्पिरेशन के रिस्क को डिक्रीज करने के लिए, किसी मेडिसिन को इंसर्ट करने के लिए जब पेशेंट अनेबल होता है सोलिंग के, न्यूट्रिएंट को देने के लिए यानी फूड देने के लिए। ठीक है, जिसको हम लावास कहते हैं, गवास कहते हैं और फीडिंग कहते हैं। ठीक है, लावास करने के लिए यानी इरिगेशन, स्टमक इरिगेशन के लिए, जैसे किसी तरह का पॉइजनिंग हुआ है पेशेंट में, जिसमें हम नॉर्मली क्या लेते हैं, एनएस 0.9% यूज करते हैं, जो हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। ठीक है, बाउल इरिगेशन के लिए, एस्पिरेशन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए, ये सारे हमारे थेरेपेटिक यूज होता है। यानी हमने अभी देखा कि डायग्नोस्टिक इंडिकेशंस और थेरेपेटिक इंडिकेशन। डायग्नोस्टिक इंडिकेशन में हमने क्या क्या देखा, जीआई ब्लीडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए एस्पिरेट कर रहे हैं हम, जो एब्डोमिनल कंटेंट है, सॉरी जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एस्पिरेट करके। और जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, उससे यूज करके जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं, उसमें ये सब यूज होता है। साथ ही साथ थेरेपेटिक में क्या है कि किसी तरीके से हमें एब्डोमेन को डीकम्प्रेस करना है, गैस्ट्रिक लवास करना है, गैस्ट्रिक आवाज करना है, इन सारी चीजों में हम थेरेपेटिकली यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्शन हम करते हैं। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है बेसल स्कल फ्रैक्चर। बेसलर स्कल फ्रैक्चर जो होता है कॉन्ट्रा एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। ठीक है, उस कंडीशन में हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब को यूज करेंगे। नेवर यूज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन बेसलर स्कल फ्रैक्चर या फेशियल फ्रैक्चर हुआ है पेशेंट को, तो हम उस कंडीशन जिसमें हम रूल आउट नहीं कर पाए पेशेंट को किस तरह का फ्रैक्चर है, वो फेशियल फ्रैक्चर है, हेड इंजरी है, तो इन सब कंडीशन में हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे पेशेंट में। कभी भी एनजी ट्यूब का यूज नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उसे रूल आउट ना कर पाए। ठीक है, देन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जो कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी अगर पेशेंट में है, उस कंडीशन में कोई एबनॉर्मलिटी है, यानी इसोफेजल वेराइसिस है या ट्रॉमा है या कोई सर्जरी हुई है, एपिटेक्सिस ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, उस कंडीशन में नहीं करेंगे। लेरिंजेक्टोमी हुआ है तो उस कंडीशन में नहीं करेंगे। या एल्कलाइन इंजेक्शन है पेशेंट को, यानी एल्कलाइन इंजेक्शन कंडीशन में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में भी क्या कर सकता है, ये इसोफेगस और फेरिंजियल परफोरेशन कर सकता है, वो वापस आके उस पाथ को और डैमेज कर सकता है, इसलिए इसमें भी हम नहीं करेंगे। ओके, देन प्रोसीजर की तरफ हम मूव करते हैं। ये हमारा हो गया कि एनजी ट्यूब भाई किस तरीके से हम क्या क्या पर्पसेस है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली है। ठीक है, अब हम प्रोसीजर की तरफ टुवर्ड्स मूव करते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर है। तो प्री प्रोसीजर नर्सिंग केयर क्या क्या होता है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, तो कॉमन रोल है कि हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, इन्फॉर्म कंसेंट पेशेंट से लेना है, साइन कराना है।
और एज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट हमें साइज लेना है हमारा एनजी ट्यूब का, ठीक है। एनजी ट्यूब इंसर्शन से पहले मस्ट बी मेजर, अब हमें मेजरमेंट करना है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अब हम यहाँ पे मेजरमेंट करना है, इंसर्शन से पहले हमें मेजरमेंट करना है, ठीक है। मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, देखो ये हम पेशेंट का नोज है, पेशेंट के टिप ऑफ द नोज से जो ईयर लोब होता है वहां से वहां तक हम मेजर करेंगे, और वहां से हम जिफी स्टर्नम तक हम मेजर करेंगे। यानी हम जो पूरा एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे वो हम ऐसे मेजर करेंगे। पहले हम नोज नोज से ईयर लोब से जिफी स्टर्नम तक हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे और उस एरिया को मार्क कर लेंगे, और उतना हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, before NG tube inserted, it must be measured from the tip of the patient nose, loop around their earlobe, and then down to the roughly 1 to 2 inches below the xiphoid process, ठीक है। xiphoid process तक हम लेके जाएंगे, और बिलो भी जा सकते हैं xiphoid, कॉमनली हम xiphoid process तक काउंट करते हैं। उसके बाद ये हमें याद रखना है NEX मतलब नोज, ईयरलोब और जिफाइड प्रोसेस, एंड जिफाइड प्रोसेस, इतना हमें याद रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्यूब को मार्क करेंगे, इंश्योर करेंगे लेवल को। उसके बाद क्या करेंगे, यूजुअली जो लेंथ होती है, लेंथ जो हमारी नोज टू अपर गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर तक वो 30 to 40 सेंटीमीटर होती है, एंड टिल द फंडस स्टमक इज 40 to 60 सेंटीमीटर होती है एडल्ट में। जबकि ये जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाती है अगर हम बच्चों की बात करें, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। एम्स पटना में 2016, जिपमर 2013 में पूछा गया वाला क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब फ्रॉम नोज टू अपर इसोफेजियल जंक्शन इज अबाउट 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर की होती है क्या, लेंथ ऑफ द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फ्रॉम नोज टू अपर ओरोफेरिंजियल जंक्शन, अपर ओरोफेरिंजियल जंक्शन से नोज तक की जो हमारी लेंथ होती है वो बेसिकली 40 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या याद रखना है, प्लेस द पेशेंट इन सिटिंग और हाई फॉलोड पोजीशन में हमेशा देंगे, या सिटिंग पोजीशन में देंगे, विद द हेड फ्लेक्स्ड, फ्लैट हेड में देंगे, हेड को हम फ्लेक्स कराएंगे, या फिर लीन फॉरवर्ड विद द पिलो बिहाइंड द शोल्डर, लीन फॉरवर्ड पोजीशन देंगे या शोल्डर के पीछे हम पिलो प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, ठीक है। हम नॉन स्टेराइल ग्लव को वियर करेंगे, क्योंकि जो हम जीआई है उसको कंसीडर करते हैं नॉन स्टेराइल, ठीक है। लुब्रिकेंट हम यूज करेंगे, कौन सा लुब्रिकेंट, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट यूज करेंगे। स्लोली हम इंसर्ट करेंगे ट्यूब को थ्रू द नोस्ट्रिल, ठीक है। पास द ट्यूब जेंटली टू द नोज टू एज फार एज द बैक ऑफ द थ्रोट, एकदम जेंटली, ये नहीं बहुत विग्रसली हम पुट कर रहे हैं, नहीं तो वो ट्रॉमेटिक इंजरी कॉज करेगा, इसलिए बहुत जेंटली हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इफ द ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, पुल आउट द ट्यूब, ट्राई इनटू द अनदर नॉस्ट्रिल, अगर मान लीजिए हम राइट वाले से पुट कर रहे हैं, हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है तो हम लेफ्ट वाले से पुट कर सकते हैं। हो सकता है सेप्टल डेविएशन वगैरह हो पेशेंट को, और अभी तक डायग्नोस नहीं हो पाया हो पेशेंट को, तो हम दूसरे नॉस्ट्रिल से भी हम पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो हमें विड्रॉ करना होता है एनजी ट्यूब को। कौन कौन सी कंडीशन, चेंजेस अगर पेशेंट में आ रहे हैं, रिस्पायरेटरी स्टेटस में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो हमें तुरंत ही एनजी ट्यूब को निकाल देनी होती है। भाई हमने लगाने के बाद पेशेंट में कुछ रिस्पायरेटरी चेंजेस हो रहे हैं, पेशेंट सफोकेट हो रहा है, या फिर पेशेंट में रिस्पायरेटरी रेट जो है बढ़ रहा है, या साइनोसिस जैसी कंडीशन आ रही है, तुरंत ही हमें विड्रॉ करना है। भाई हमने जो एनजी ट्यूब निकाला तुरंत ही निकालना है, ठीक है। अगर ट्यूब कॉइल हो गई है माउथ के अंदर तो भी हमें निकालना है। पेशेंट अगर साइनोटिक लग रहा है तो भी हमें निकालना है। और इन अबव कंडीशन द ट्यूब में बी इन द ट्रैकिया, और ये कंडीशन जो है, ये जो मैंने आपको बताया, इस कंडीशन में हो सकता है ट्यूब ट्रैकिया में हो, ठीक है। इसलिए हमें कोई चांस नहीं लेना, हमें तुरंत ही उस ट्यूब को निकाल देना है, ठीक है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है और वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है तो हमें इंस्ट्रक्ट करना है क्लाइंट को, सॉलो द वाटर एज ट्यूब, जैसे ही ट्यूब अंदर जा रही है वैसे हम पेशेंट को कहेंगे, जैसे पानी को सॉलो करते हैं वैसे सॉलो करना है, ठीक है। If the patient is semi-conscious, flex the head toward the chest while the passing the tube. अगर पेशेंट सेमी कॉन्शियस है तो उसको हम जो ट्यूब है उसको हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का हेड है उसको हम और फ्लेक्स करेंगे टुवर्ड द चेस्ट, और तब हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ट्यूब शुड बी इंसर्टेड स्मूथली इन द बैक एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें जेंटली इंसर्ट करना है, ठीक है, स्मूथली जेंटली इंसर्ट करना है। चेक द बैक ऑफ द क्लाइंट थ्रोट टू मेक श्योर दैट द ट्यूब इज नॉट कर्ल्ड एट द बैक ऑफ द थ्रोट। रिमेंबर, हमें ध्यान देना है कि जो ट्यूब है वो कॉइल नहीं हो गई हो, ठीक है, उसका ध्यान देना है। विड्रॉ द एंटायर ट्यूब, स्टार्ट अगेन इज सच, अगर कोई ऐसी चीज अगर होती है तो आपको उस केस में इमीडिएटली क्या करना है, ट्यूब को बाहर की तरफ विड्रॉ करना है, ठीक। आफ्टर इंसर्टिंग द ट्यूब, मार्क द पॉइंट एंड फिक्स विद द टेप, टेप से हमें फिक्स कर देना है, ठीक है। कंफर्म द राइट प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब बाय द वेरियस, बहुत सारे मेथड से हम पता कर सकते हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगी कौन कौन से मेथड से पता कर लेते हैं। पहले हम पोस्ट प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको, उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके बाद कौन कौन से मेथड से पता करते हैं, ठीक है। सिक्योर करना है ट्यूब को, ऑब्वियस है, अगर ट्यूब सही लग गया है तो हमें ट्यूब को सिक्योर करना है, एडेसिव से या टेप से हम सिक्योर कर देंगे माइक्रोपोर से, ठीक है। उसके बाद ओरल केयर और स्किन केयर जो है हम प्रोवाइड करेंगे, और जो भी हमारा माउथ रिंस, गिव माउथ रिन एंड अप्लाई द लुब्रिकेंट टू द पेशेंट लिप एंड नोस्ट्रिल, माउथ को हम रिंस कराएंगे, ओरल क्लीनिंग बेसिकली करेंगे यहाँ पे, और लुब्रिकेंट वगैरह जो है उसको अप्लाई करेंगे ताकि ड्राइनेस वगैरह ना हो। और फीडिंग से पहले हम वेरीफाई करेंगे एनजी ट्यूब सही प्लेसमेंट में है या नहीं है, जिसके लिए हम एस्पिरेट करेंगे स्मॉल अमाउंट एब्डोमिनल कंटेंट। मान लीजिए हम फीड कराने जा रहे हैं, हो सकता है जो ट्यूब है वो डिस्प्लेस हो गई हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरी फीड हमें हर फीड से पहले हमें चेक करनी है कि एनजी ट्यूब सही जगह पे है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे स्मॉल अमाउंट जो एब्डोमिनल जो स्टमक का कंटेंट है, और कंटेंट एस्पिरेट करने के बाद हम क्या करेंगे,
वेरीफाई करेंगे कि वो रेजिडुअल वॉल्यूम है या नहीं है, और अगर वो रेजिडुअल वॉल्यूम है वेरीफाई होने के बाद वापस से हम रीइंसर्ट कर देंगे, उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। वरना वहां से क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक क्या हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, एल्कोलोसिस हो सकता है, सॉरी मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस की जैसी कंडीशन आ सकती है। भाई हम पूरा यहाँ से क्या करेंगे, एब्डोमिन से हम पूरा सॉरी स्टमक से पूरा हम एसिड और पूरा कंटेंट निकाल देंगे, तो कैसा नेचर हो जाएगा वहाँ का एब्डोमिन सॉरी स्टमक का, एल्कोलोसिस हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस जैसी कंडीशन जो बहुत ही क्रिटिकल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है वो क्रिएट हो जाएगी पेशेंट की बॉडी में। ओके, देन जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा चेक करके ही फीड देना है। जैसे मान लीजिए हमने जितना भी, मान लीजिए वैसे तो जो फीड का टाइमिंग जो होता है 2 to 4 आवर्ली हमें गैप में देना होता है, 2 से 4 घंटे के गैप में देना होता है, उतनी देर में खाना जो होता है डाइजेस्ट हो जाता है। इन केस अगर 4 घंटे के बाद भी हम देख रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, तो उस केस में हम जो फीड है उसको नेक्स्ट फीड को विद होल्ड कर देंगे, और कुछ देर बाद हम फीड जब देंगे तो भी हम एक बार चेक करेंगे। अगर फिर भी रेजिडुअल वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, यानी डिले हमारा हो रहा है, जो एब्डोमिनल कंटेंट है उसमें कंटेंट जो हो रहा है वो डिले डाइजेशन हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम फिजिशियन को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि ये सारी जो कंडीशन है पेशेंट के अंदर हो रही है। ठीक है, और यस मैंने सब कुछ बता दिया है, रीइंसर्ट मैंने बता दिया है आपको, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, लार्ज रेजिडुअल वॉल्यूम है, इंडिकेट कर रहा है गैस्ट्रिक एम्पिटी, मैंने बताया ना कि डिले हो रहा है डाइजेशन में, गैस्ट्रिक एम्पिटी डिले हो रही है, जिसकी वजह से यस हाँ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन हो सकता है। भाई एक तो गैस्ट्रिक जो है एम्पिटी डिले हो रहा है, और ऊपर से हमने फीड भी करा दिया, तो उससे एस्पिरेशन हो सकता है, क्योंकि एब्डोमिनल कंटेंट ज्यादा होने की वजह से एस्पिरेशन हो सकता है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान देना है। और जो एडेसिव हमने अप्लाई किया है पेशेंट के नोज पे फिक्स करने के लिए ट्यूब को, उसको डेली रिमूव करना है, और डेली ही हमें सिक्योर करना है, और रिमूव इसलिए करना है भाई कोई स्कारिंग या रेसेस ना पड़ गए हो। ठीक है, एक्सोट्रिएशन जो होता है स्कारिंग या रेसेस ना पड़ गया हो पेशेंट की नोज पे, इसलिए हमें उसको निकालना है टेप को, एडेसिव को, वहाँ पे अच्छे से मॉइस्चराइजर अप्लाई करके, थोड़ा क्लीन करके, या फिर मॉइस्चराइजर नहीं भी अप्लाई कर रहे हैं अगर ड्राई स्किन नहीं है तो हम नॉर्मल टेप से वापस एक फ्रेश टेप को या एडेसिव को वहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो एनजीटी फीडिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।